हे एवरीवन, दिस इज पूनम कश्यप और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दृष्टि करंट अफेयर टुडे, जो कि मार्च मंथ की मैगजीन है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संपादक की कलम से, क्योंकि नजरिया व्यक्तित्व का आईना होता है। अक्सर आपका साबका दो तरह के लोगों से होगा। एक वे जो अपनी जिंदा दिली और उदारता से आपका दिल जीत लेते हैं, और दूसरे वे जो अपनी मुद्दा दिली, तंग दिली या चिड़चिड़ेपन के कारण आपको अवसाद से भरे देते हैं। कहना आवश्यक है कि हम सब खुद को पहले वर्ग में शामिल देखना चाहते हैं। मुद्दादिली व्यक्तियों की पहचान यह है कि उन्हें हमेशा किसी न किसी बात से शिकायत रहती है। अगर कोई उन्हें प्यार में खाना बनाकर खिलाए तो वे उस भोजन में भी कमियां गिनाने लगते हैं। दरअसल उन्हें खुद को छोड़कर कायनात की हर चीज शिकायत रहती है। किसी की बड़ी से बड़ी खूबी पर भी उनके मुंह में तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते। आम फहम भाषा में ऐसे लोगों को मनहूस कहने का चलन है, और अमूमन सभी लोग इनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिंदादिली और खुश मिजाज लोगों की खासियत यह होती है कि वे बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी प्रश्न रहने की वजह तलाश लेते हैं। उन्हें कोई अधपका खाना भी खिलाए तो उसे माथे पर सिकन नहीं आती। उल्टा वे खुशी और कृतज्ञता से भरकर कहते हैं कि वाह, यह तो नया स्वाद है। ऐसे लोग अपनी कमियां खुलकर स्वीकार करते हैं और दूसरों की तारीफ में कंजूसी नहीं करते। इनके जीवन में भी तमाम कष्ट और अभाव होते हैं, पर ये उनके सामने अपनी सहजता और उदारता को कमजोर नहीं पड़ने देते। अगर आप चाहते हैं कि सिविल सेवा में शामिल होने के बाद आपकी ख्याति भी समाज के नायकों जैसी बने, तो आपको बेहद सकारात्मक व जिंदा दिल व्यक्तित्व बनाना होगा। और चूंकि व्यक्तित्व निर्माण एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है, अतः इसके लिए अभी से गंभीर प्रयास करने होंगे। अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा और कुछ नई आदतों को अपनाना होगा। सबसे पहले, अगर आपको दूसरों की बेवजह आलोचना करने की आदत है तो उसे छोड़ना होगा। बेवजह या निरर्थक आलोचना का मतलब है बिना कोई समाधान सुलझाए आलोचना के लिए आलोचना करना। इस संबंध में आपने एक प्रसिद्ध लोक कथा जरूर सुनी होगी, जो संभवतः ऐसे ही व्यक्तियों को आईना दिखाने के लिए गढ़ी गई है। कथा यह है कि एक बार एक चित्रकार ने एक चित्र बनाकर चौराहे पर रख दिया और साथ में एक टिप्पणी पुस्तिका पर लिखा कि जिन्हें लगता है कि इस चित्र में कोई कमी है वे कृपया हस्ताक्षर कर दें। कुछ ही देर में पूरी टिप्पणी पुस्तिका भर गई। जो भी उस चित्र को देखता हस्ताक्षर कर देता। बेचारा चित्रकार रुआसा हो गया, क्योंकि वह तो अपने चित्र को बेजोड़ समझ रहा था। खैर, अगले दिन उसने वह चित्र फिर से उसी स्थान पर रख दिया और इस बार साथ में रंग और ब्रश भी रख दिए। इस बार उसने लिखा कि कृपया चित्र की उन गलतियों को सुधार दें जिन्हें कल आपने पहचाना था। हैरत की बात है कि पूरा दिन गुजर गया और एक भी व्यक्ति ने ब्रश उतारने की हिम्मत नहीं दिखाई। जैसी आलोचना इस कथा में चित्र देखने वाले कर रहे थे, उसे ही निरर्थक या बेवजह आलोचना कहते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर इतना नैतिक व रचनात्मक साहस नहीं होता कि वह नए विकल्प खड़े कर सकें या समाधान सुझा सकें। ऐसे ही लोगों के बारे में किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, जिनकी नजरों में था हर इंसान का चेहरा दागदार, आईने के सामने आकर वो शर्माया बहुत। हमें दूसरा प्रयास यह करना होगा कि जब भी किसी मूल्यांकन करें तो स्वस्थ नजरिए से करें, उनमें सकारात्मक बनाए रखें। स्वस्थ नजरिए वाले लोगों की खास बात होती है कि वे दूसरों की कमियों से ज्यादा ध्यान उनकी खूबियों पर देते हैं। वे किसी भी आलोचना करने से पहले खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर अनुमान करते हैं कि अगर वे स्वयं उसी परिस्थिति में होते तो क्या वे खुद वैसा व्यवहार कर पाते जिसकी उम्मीद वे उस व्यक्ति से कर रहे थे। इस सावधानी को ही अंग्रेजी में एक मुहावरे में पुटिंग वन सेल्फ इन समवंस शूज कहा जाता है। इसके अलावा वे सिर्फ कमियां नहीं बताते बल्कि समाधान भी सुझाते हैं। उनकी भाषा प्रोत्साहन की होती है, हतोत्साह की नहीं। एक बात और, किसी भी मूल्यांकन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन कसौटियों पर पर और जिनकी निम्नता से हम दूसरों की आलोचना करते हैं, वही कसौटियां हम खुद पर भी लागू करें। इस विशेषता को वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, जो वैज्ञानिक स्वभाव के व्यक्तियों में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यह भी मानकर चलना चाहिए कि छोटी मोटी कमियों और गलतियों में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता।
प्रसिद्ध ग्रीक विचारक लोनजाइनस ने बड़े पते की बात कही है। महानता चाहे जितनी भी बड़ी हो, वह निर्दोष नहीं होती, उसमें छोटे मोटे छिद्र रह जाते हैं। अतः दूसरों की छोटी मोटी कमियों पर असहिष्णु नहीं होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ऐसी कमियां हमने भी कम नहीं है। ऐसे में संत कबीरदास की एक ये पंक्ति हमें यह सही सलाह देती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। कुल मिलाकर व्यक्ति को जीवन में कई सफलता और प्रतिष्ठा मिलती हैं। यह मोटे तौर पर उनके नजरिए से तब होता है अगर हम चाहते हैं कि हमें समाज तथा प्रशासन में शानदार व्यक्ति के तौर पर जाना जाए, तो हमें अपना नजरिया स्वस्थ बनाना होगा। ऐसे नजरिया बनाना मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं। इसलिए आज से ही खुद को अपनी गलतियों पर टोकना शुरू कीजिए, इससे पहले कि कोई और टोके, या टोके बिना ही हमारी नकारात्मक के कारण हमसे दूरी बनाने लगे। टॉपर से बातचीत। टॉपर का परिचय। नाम मनोज कुमार, पिता का नाम श्री ताराचंद, माता का नाम श्रीमती राधा देवी, जन्म तिथि 2/11/1992। शैक्षिक योग्यता 12वीं बाल विकास आदर्श उच्च महाविद्यालय नौहर, 81.54%। स्नातक बीए राजस्थान विश्वविद्यालय, 70.31%। परास्नातक भूगोल, एमफिल राजस्थान विश्वविद्यालय। आदर्श व्यक्ति मेरे पिता अंबेडकर पेरियार ईवी रामास्वामी। व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष, शून्य अपेक्षा के साथ धैर्य। व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष, लक्ष्य के प्रति आक्रामकता का भाव, रुचियां क्रिकेट खेलना, कविता लेखन, मीम रचना। परिणाम से संबंधित कुछ जानकारियां। परीक्षा का नाम सिविल सेवा परीक्षा 2019, अनुक्रमांक 11122389, रैंक 732। परीक्षा का माध्यम हिंदी, वैकल्पिक विषय भूगोल, प्रयास 6। दृष्टि करंट अफेयर टुडे। सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको दृष्टि करंट टुडे की ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है? मनोज सर, इंतजार कर रहे थे समुंदर में खुश्क होने का, चलो अब ये किस्सा खत्म हुआ किश्तियां डुबोने का। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय में इस परिणाम की प्रतीक्षा में था और अंतर सफलता पाकर बहुत खुशी हुई। दृष्टि, क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं, तो आगे आपकी निगाहें किन उद्देश्यों पर लगी हैं? मनोज, और भी दुख है जमाने में यूपीएससी के सेवा राहतें और भी हैं। चयन की राहत के सिवा यूपीएससी परीक्षा में सफल एक परिणाम मात्र है। मैं किसी भव्य दीवार का निर्माण करने की बजाय उन विचारों में यकीन रखने वाला व्यक्ति हूँ कि अपने कर्तव्य की ईंट पूरी जिम्मेदारी से लगाई जाए, इसलिए स्व कर्तव्य पालन मेरा सर्वोच्च लक्ष्य है। सिविल सेवा में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इसकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिए इन सेवा में जाने का क्या आकर्षक था? मनोविशिष्ट कार्य क्षेत्र में काम करने का अवसर, उन परिवर्तनों का वाहक बनने का अवसर, वह शक्ति जिन परिवर्तनों को आप व्यवस्था में लाकर देना चाहते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। विश्वविद्यालय राजनीति में सक्रियता के उपरांत सामाजिक प्रशासनिक समस्याओं का समाधान बनने का सर्वोच्च विकल्प यूपीएससी सीएसई ही था। अक्सर कहा जाता है कि 1 डेढ़ वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद ही इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे एवं सफलता के प्रति आशावान थे? मनोज, जो जंग से पहले परिणाम घोषित कर दे वो लोग अक्सर हार जाते हैं। सदैव शून्य अपेक्षा में मेहनत की और जो भी मिला उसे बोनस के रूप में स्वीकार किया, और तैयारी कभी पूरी नहीं होती। हाँ, संतोषजनक हो जाए इससे अच्छा कुछ और नहीं। सुबह के अखबार के साथ नवीन करंट वाली परीक्षा है यूपीएससी सीएससी। दृष्टि, यूं तो कोई भी सफलता कई कारणों पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता में मूल्य के कौन से सूत्र रहे हैं? मनोज, पाठ्यक्रम का क्रमवार अध्ययन किया, इसमें गुणात्मक सुधार हेतु इंटरनेट की मदद ली, साल को प्री मेन साक्षरताकार 3 खंडों में बांटकर रखा, लेखन शैली में सुधार पर सतत प्रयास जारी रखा। आपकी सफलता में निस्संदेह आपका साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा।
आपकी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता को का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मनोज, परिवार के साथ-साथ मेरे मित्रों विकास, दलवीर, राहुल, पंकज, चंद्र प्रकाश ने पूरे सफर में मेरा पूरा सहयोग किया और एवं आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। तैयारी के दौरान किसी शिक्षक या संस्थान का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। दृष्टि, आपका वैकल्पिक विषय क्या था? क्या आपने इसकी पढ़ाई स्नातक या आगे के स्तर पर की थी? यदि नहीं, तो इसके चयन का क्या आधार आधार क्या था? मनोज जी, मेरा वैकल्पिक विषय भूगोल था। मैंने स्नातक एवं एमफिल में भूगोल विषय का अध्ययन किया है। कई लोग कहते हैं कि कुछ वैकल्पिक विषय दूसरे विषयों की तुलना में छोटे, आसान व अधिक अंगदायी होते हैं और इसलिए वे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। आपकी राय में क्या यह बात ठीक है? क्या आपने वैकल्पिक विषयों के चयन में उनकी लोकप्रियता को भी आधार बनाया था? मनोज, सीएससी परीक्षा का यक्ष प्रश्न है वैकल्पिक विषय के चयन का प्रश्न। यह मेरी रणनीति खामी रही है कि मैंने भूगोल विषय का चयन किया। वैकल्पिक विषय का चयन करते समय ट्रेंड पाठ्यक्रम के आकार एवं माध्यम का ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए इसकी तैयारी के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? कुछ विशेष खंडों पर अधिक बल दिया या सभी पर समान बल? आपकी राय में क्या कुछ खंडों को गौड़ मानकर छोड़ा जा सकता है? मनोज, किसी भी खंड को गौड़ नहीं माना जा सकता। अरुचि की दशा में तुलनात्मक लाभ के आधार पर समय कम ज्यादा जरूर दिया जा सकता है, इसलिए सभी खंडों की सामान्य पढ़ाई आवश्यक है। लेकिन यह भी उतना सत्य है कि ऐसे एथिक ऑप्शनल का त्रिकुट इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु पर्याप्त है यदि आप बाकी के 3 पेपर में सामान्य प्रदर्शन करने में सक्षम हो। दृष्टि, आपने निबंध की तैयारी कैसे की? परीक्षा भवन में विषय के चयन तथा समय प्रबंधन को लेकर आपने क्या रणनीति अपनाई? क्या भूमिका और निष्कर्ष लेखन के लिए कोई विशेष रणनीति अपनाई या सामान्य तरीके से ही लिखा? लेखन में रुचि होने के कारण निबंध लेखन हेतु विशेष तैयारी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। निबंध लेखन पूर्व निबंध का एक संरचनात्मक खाका बनाना, परिचय, निष्कर्ष, उदाहरण के बारे में विचार निबंध की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दृष्टि, अधिकांश सफल उम्मीदवार बताते हैं कि मुख्य परीक्षा में सफलता का एक बड़ा आधार उत्कृष्ट उत्तर लेखन शैली में छिपा है। क्या आप इस राय से सहमत हैं? आपकी राय में उत्तर लेखन की सही शैली क्या होनी चाहिए? इसके विकास के लिए क्या तरीका अपनाना जाना चाहिए? मनोज, गुजर गया वो वक्त जब तेरी हसरत थी मुझे, अब तू खुदा भी हो जाए तो तुझे सजदा नहीं ना करूं। लेकिन शैली निसंदेह परीक्षक को प्रभावित करती है, लेकिन नवीन वर्षों में प्रश्न पत्र लाभ हानि सकारात्मक नकारात्मक पक्षों से ज्यादा जुड़े हैं। इसलिए लेखन अभ्यास एक महत्ता का अब वो दौर नहीं बचा जो 2016 से पहले था। उत्तर का प्रारंभ परिचय में उद्भव परिभाषा या आंकड़ों से करें। मुख्य भाग में सभी पक्षों तथा आयामों की समेट और निष्कर्ष भविष्योन्मुखी, समाधानकारी एवं आशाजनक हो। दृष्टि, बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि पढ़ाई के साथ नोट्स बनाएं या नहीं। अगर वे नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारा समय चला जाता है, जबकि नहीं बनाते तो तैयारी अधूरी लगती है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, और अगर बनाने चाहिए तो कितने और कैसे? कृपया अपने अनुभवों के आधार पर बताएं। मनोज, नोट्स की सिनोप्सिस बनाएं। प्रत्येक पेपर के नोट्स अधिकतम इतने हों कि जिन्हें एक दिन में पढ़ा जा सके। किताबों के पुनः स्वयं हस्तशिल्पी मुद्रण का कोई लाभ नहीं। नोट्स संक्षिप्त, प्रतीकात्मक एवं कीवर्ड में होने चाहिए। आजकल उम्मीदवारों में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट सीरीज भाग लेने का काफी रुझान दिखाई पड़ता है। इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू लेना रुझान वैसे भी काफी समय से दिखता रहा है। आपकी राय में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट सीरीज में भाग लेना कितना उपयोगी है? अगर आपका स्वयं का ऐसा अनुभव रहा है तो उस आधार पर आप पाठकों को उपयुक्त सलाह दें। मनोज, मॉक टेस्ट की सर्वाधिक महत्ता यह है कि अभ्यास के साथ साथ पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है एवं निरंतरता बनी रहती है, साथ ही स्वयं मूल्यांकन का अवसर भी प्राप्त होता है। दृष्टि, मुख्य परीक्षा के परिणामों के बाद आपने साक्षरता की तैयारी कैसे की? क्या उस अल्प अवधि में की गई तैयारी सचमुच साक्षात्कार के में मदद करती है? अगर हाँ, तो कितनी और कैसे? कृपया इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई अन्य सुझाव भी दें।
मनोज, इसके लिए डीएएफ आधारित प्रश्नों का पूर्वाभास किया, मॉक इंटरव्यू द्वारा प्राप्त फीडबैक पर ध्यान दिया। उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत कुछ हफ्ते या महीने में बनने वाली चीजें नहीं, इसलिए व्यक्तिगत परीक्षण के लिए संबंध में न्यूनतम चिंता पर परम ध्यान समाधान है। मार्कशीट, सामान्य अध्ययन 84, सामान्य अध्ययन सेकंड 82, सामान्य अध्ययन थर्ड 76, सामान्य अध्ययन फोर्थ 120, वैकल्पिक विषय पेपर फर्स्ट 128, पेपर टू 111, निबंध 122 एंड मुख्य परीक्षा में कुल अंक 723, इंटरव्यू में 185 एंड टोटल है 908। दृष्टि, हमने कई टॉपर्स से सुना है कि वे इंटरव्यू के तुरंत पहले काफ़ी नर्वस थे और तनाव का प्रबंधन करने में काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या आपको बिल्कुल तनाव नहीं हुआ? मनोज, इतने महत्वपूर्ण क्षणों में नर्वस होना स्वाभाविक है। तनाव इंटरव्यू का भाग है। उस तनाव को आप कितना संभाल पाते हैं यह महत्वपूर्ण है। तनाव एक गंभीर और घनिष्ठ संबंध है, इसलिए तनाव को समस्या मानना भूलना भूल होगी। शुरुआती चरणों में तनाव बहुत हुआ, किंतु समय के साथ स्थितियां सामान्य हो गईं। दृष्टि, क्या सोशल नेटवर्किंग साइट या अन्य वेबसाइट का इस परीक्षा की तैयारी में महत्व है? अगर हाँ, तो कितना? नए उम्मीदवारों को आप किन वेबसाइट की मदद लेने की सलाह देंगे? मनोज, वर्तमान समय इंटरनेट का है, आप इस तकनीकी क्रांति का नकार नहीं सकते। मैंने अपनी तैयारी में क्रम में यूट्यूब एडिटोरियल एनालिसिस के साथ साथ पीआईबी, फॉरमेन, आईएएस, आईएएस बाबा इत्यादि वेबसाइट के करंट का उपयोग किया। दृष्टि, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है? ग्रेजुएशन के साथ साथ उसके तुरंत बाद या कुछ और? आपने तैयारी कब शुरू की कर दी? क्या आप इस संबंध में अपनी रणनीति को सटीक मानते हैं? मनोज, ग्रेजुएशन उपरांत तैयारी मेरे अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त समय है। यूपीएससी पर सारा ध्यान केंद्रित कर स्नातक परीक्षा पर ध्यान न देना एक भूल होगी। परीक्षा के तीनों चरणों की तैयारी के लिए अपनी राय में कुल कितना समय दिया जाना चाहिए? तैयारी एक चरण के लिए क्रमशः करनी चाहिए या सभी चरणों के लिए एक साथ? आप अपने अनुभव बताते हैं, उपयुक्त सुझाव दें। मनोज, समय की आवश्यकता व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों है। बाकी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 12 से 15 महीने पर्याप्त हैं, जिसके उपरांत गुणवत्ता संवर्धन का कार्य जारी रहता है। दृष्टि, तैयारी के दौरान समय प्रबंधन एवं गंभीर चुनौती, चाहे वह दिनों या महीनों के स्तर पर हो या एक दिन के में घंटों के स्तर पर, हम इसका हल आपने कैसे निकाला? इस संबंध में यह भी बताएं कि आपकी राय में परीक्षार्थियों के लिए आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? मनोज, जितने समय पढ़ने में आनंद आए उतना ही पढ़ें, किंतु न्यूनतम 6 आवर्स हो। 6 आवर्स तो अध्ययन अनिवार्य है। सप्ताह में एक दिन अवकाश लें। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दें। दैनिक साप्ताहिक मानसिक लक्ष्य निर्धारित करें। दृष्टि, प्राय देखा जाता है कि सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए बहुत से उम्मीदवार किसी वैकल्पिक करियर के बारे में सोचे बिना ही अपनी सारी ऊर्जा इस क्षेत्र में झोंक देते हैं। अगर वे असफल हो जाते हैं जाएं तो ठीक, नहीं तो सॉरी अगर वे सफल हो जाएं तो ठीक, नहीं तो उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार वैकल्पिक रास्ता लेकर चलते हैं, उन्हें यह शिकायत रहती है कि वे इस कठिन परीक्षा की तैयारी को पूरा समय नहीं दे पाते। इस संबंध में आपकी क्या राय है? उम्मीदवारों को सिर्फ एक परीक्षा के लिए ऊर्जा लगानी चाहिए या अन्य वैकल्पिक रास्ता भी को बनाकर चलना चाहिए? आपने इनमें से कौन सा रास्ता चुना? मनोज, यूपीएससी की तैयारी के दौरान कुछ न कुछ विकल्प बनाए रखना उचित होगा। अपनी समस्त ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित करना जितना फैंसी है उतना ही अव्यवहारिक। समुचित विकल्प जरूरी है। सकारात्मक के आलोक में वास्तविकता को नजरअंदाज न करें। पारिवारिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि का परीक्षा की तैयारी पर कितना प्रभाव पड़ता है? जिन लोगों को बेहतर विद्यालय या महाविद्यालयों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्या उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है? अगर हाँ, तो उनमें कितना और कैसे बचा जा सकता है? मनोज, मार्गदर्शन इस परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करण और अर्जुन में अंतर प्रतिभा का नहीं अपितु मार्गदर्शन का था। इसलिए उस शुरुआती स्तर पर यदि उचित शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो रणनीति निर्माण सरल हो जाता है। लेकिन
सूचना क्रांति के काल में व्यक्तिगत प्रयास द्वारा इन अभावों पर विजय प्राप्त करना संभव है। संसाधन एवं स्रोतों की कमी का को मेहनत एवं अभिप्रेरणा द्वारा पूरा करना चाहिए। दृष्टि अपना परिणाम जानने से पूर्व आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे? क्या स्वयं टॉपर बन जाने के बाद इस संबंध में आपकी राय बदली है? मनोज, मैं भी तुम जैसा ही हूँ। मुझे अपने से जुदा मत समझो। आदमी ही मुझे रहने दो, खुदा मत समझो। नहीं, टॉपर्स में हम लोगों में से एक ही होते हैं, केवल प्रयास के स्तर पर अंतर पाया जाता है। दृष्टि विद्यार्थियों के बीच यह धारणा काफी प्रचलित है कि सिविल सेवाओं में सफल होने के लिए रोज 16 से 18 घंटे पढ़ना जरूरी है। क्या यह बात सही है? अपने अनुभवों से बताइए कि रोजाना औसतम कितने घंटे पढ़ाई पर लगाने जाना चाहिए? क्या थोड़ा बहुत समय घूमने फिरने और खेलने के लिए देना उचित है? अगर हाँ, तो कितना? मनोज, 16 से 18 घंटे अध्ययन करने वाला आंकड़ा काफी डरावना एवं अव्यवहारिक है। औसतम 8 से 9 घंटे पर्याप्त है। बाकी मुख्य परीक्षा या परीक्षा के समय आवश्यकता इसे बढ़ा सकते हैं। जीवन एवं करियर को कंफ्यूज ना करें। यूपीएससी के चक्कर में जीना बिल्कुल ना छोड़ें। स्वयं को पर्याप्त समय दें। सीएसई आपके जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। अपनी रुचि, अभिरुचि, व्यायाम, मनोरंजन एवं परिवार को पर्याप्त समय दें। बस अपने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य को पूरा करते रहें। उसके लिए पाठ्यक्रम का वर्गीकरण कर दिनवार टॉपिक तैयार करना उचित रहेगा। दृष्टि इस परीक्षा की तैयारी के दौरान होने वाले मानसिक तनावों से कैसे उबरा जाए? आप इसके लिए क्या युक्ति अपनाते थे? जैसा मैं अब पहले बता चुका हूँ, ईंट पर ध्यान तो दीवार पर नहीं। मैंने अपना व्यक्तित्व छात्र धर्म पूरा किया और अपेक्षाएं शून्य ही रखी, इसलिए व्यक्तित्व स्तर पर तैयारी का सफर आनंद वाला रहा। जब आप यह जानते हैं कि आप अपने हिस्से का कार्य पूर्ण अनुशासन से कर रहे हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है, तनाव का नहीं। क्या आप दृष्टि करंट अफेयर टुडे पत्रिका के पाठक रहे हैं? सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को आप इस पत्रिका के संबंध में क्या सलाह देना चाहेंगे? मनोज, नहीं, क्योंकि मैं दैनिक करंट अफेयर का पर्याप्त समय देता था, इसलिए मुझे मासिक मैगजीन की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई। दृष्टि आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धार्मिक स्वतंत्र और राज्य समग्र विश्लेषण। धार्मिक स्वतंत्र हालिया संदर्भ। हाल ही में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्मांतरण रोधी अध्यादेश लागू किए गए हैं। प्रमुख प्रावधान: धर्मांतरण की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है। विवाह का प्रलोभन देकर कराया जाने वाला धर्मांतरण प्रतिबंधित किया गया है। चिंताएं: धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण। पश्चिम में तर्क: विवाह का झांसा देकर कराए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए आवश्यक व्यापक पैमाने पर होने वाले अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए जरूरी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं, उनमें से कुछ व्यक्तिगत हितों तो कुछ सामुदायिक हितों पर सुनिश्चित करने वाले होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति और समुदाय दोनों का हित सुनिश्चित करते हुए इनके हितों में मध्य सामंजस्य पर बल देता है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धर्म और अंतकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। साथ ही राज्य, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य जैसे सामुदायिक हितों के संरक्षण हेतु धर्म की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन आरोपित करता सकता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी धर्म का मानने की स्वतंत्रता तो है, परंतु जबरन धर्म परिवर्तन कराने की नहीं। अतः इसे रोकने के आधार पर भी राज्य को धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में विधिक प्रावधान करने का अधिकार मिल जाता है। हालांकि राज्य द्वारा धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में बनाई गई कोई भी विधि जाहिर तौर पर व्यापक सार्वजनिक बहस का कारण बनती है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकांश व्यक्तियों के लिए बेहद निजी मसला है। नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार व जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 तथा मध्य
प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लागू किए गए। इन दोनों ही कानूनों में प्रमुखतः विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कराने हेतु प्रलोभन दिए जाने के विरुद्ध प्रावधान किए गए हैं। अध्यादेशों के प्रभावी होने के बाद से ही इनका विरोध यह कहकर किया जा रहा था कि ये कानून व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और विवाह करने के लिए अधिकार जैसे बेहद निजी मामलों में राज्य का हस्तक्षेप है। प्रमुख लेख में हम दोनों कानूनों के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए इनमें जुड़ी चिंताएं व इनके समर्थन में दिए जा रहे तर्कों की चर्चा करेंगे। अध्यादेशों के प्रमुख प्रावधान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गया अध्यादेश धर्मांतरण की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए गैर कानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाता है। धर्मांतरण की प्रक्रिया के अंततः यह निर्धारित किया गया कि धर्म परिवर्तन की तिथि में 60 दिन पूर्व धर्म बदलने वाले व्यक्ति को तथा धर्मांतरण की प्रक्रिया संपन्न कराने वाले व्यक्ति को 30 दिन के पूर्व जिलाधीश के समकक्ष अग्रिम घोषणा जमा करनी होगी। इनका उल्लेख किए जाने पर धर्मांतरण को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया है उसे 6 महीने से 3 वर्ष तक के लिए कारावास व कम से कम 10,000 के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। वहीं धर्मांतरण संपन्न कराने वाले व्यक्ति को 1 से 5 वर्ष तक का कारावास तथा कम से कम 25,000 का अर्थदंड दिया जा सकता है। इसके अलावा अध्यादेश की धारा 3 के अंतर्गत बल दुर्व्यपदेशन असमंजक असर प्रपीड़न के प्रलोभन के प्रयोग द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी ऐसे विवाह जिसमें धर्मांतरण भी शामिल है को अवैध घोषित कर दिया जाएगा यदि केवल अवैध धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह किया जा रहा है अथवा केवल विवाह के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण किया गया है। इसके अलावा यदि विवाहोत्तरांत धर्मांतरण इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया गया है तब भी विवाह अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यापक पैमाने 2 या 2 से अधिक लोगों पर अवैध धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों को 3 से 10 वर्ष के कारावास तथा नाबालिग महिला अथवा अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित व्यक्ति को अवैध धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को 2 से 10 वर्ष तक का कारावास देने का प्रावधान है। अध्यादेश के अंतर्गत किया गया किसी धर्मांतरण की विधिकता सिद्ध करने का दायित्व बर्डन ऑफ प्रूफ धर्मांतरण संपन्न कराने वाले व्यक्ति पर होगा। Thank you so much, friends. We will continue this in the next video. Bye bye.